नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूपीएससी वाला में। मैं हूं आदित्य तिवारी। आज की इस वीडियो में कोई खुशी की लहर नहीं है। हम बात करेंगे एक ऑफिसर के बारे में, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एक ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर के बारे में जो सिस्टम में आते हैं, सिस्टम से फाइट करते हैं, सिस्टम के करप्शन निकाल के लाते हैं और फिर सिस्टम उन्हें पनिश करता है। दशकों तक ये फाइट चलती रही। मैं जब खुद एक एस्पिरेंट था तो हम इनके अखबार में इनकी न्यूज सुनते थे कि हाँ, एक बड़े सीनियर ऑफिसर हैं और सिस्टम से जूझ रहे हैं, जजेस इनकी बात सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, सारी बातें। पर हमें लगता था, भरोसा था कि सिस्टम पे कि हाँ, कम से कम जुडिशरी है, न्याय देगी, सारी बातें मिल जाएंगी, सोल्यूशन आखिर में निकल आएगा। हम बात करते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में। जिनको नहीं पता है, फॉर द अनइनिशिएटेड, फॉरेस्ट सर्विस एक ऐसी वन सेवा, एक ऐसी सर्विस है हमारे देश में जिसका कि एग्जाम निकालना सिविल सर्विसेज से भी ज्यादा टफ होता है। एग्जाम का कंडक्ट कौन कराती है? यूपीएससी, सिविल सर्विसेज का। और सिविल सर्विस की तैयारी तो हम सब करते ही हैं, ठीक है, हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसका जो एग्जाम होता है आईएफओएस का, वो एग्जाम सिविल सर्विसेज से भी टफ होता है। इसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, इसमें एक्स्ट्रा मेंस में, एक्स्ट्रा प्रीलिम्स में चीजें चाहिए होती हैं। वो नॉलेज के पाने के बाद, एग्जाम को क्रैक करने के बाद, तब हम देखते हैं कि आगे स्टोरी क्या है। एक बार जरा स्टोरी देखिए। ये सारे पुराने सालों के न्यूज स्निपेट्स हैं। हम बात कर रहे हैं संजीव चतुर्वेदी सर की, एक आईएफओएस ऑफिसर। इनका जो केस है वो भारतीय जुडिशरी के इतिहास में, इवन भारतीय सेवा के इतिहास में, सर्विसेज के इतिहास में, ये इकलौता ही ऐसा केस रहा होगा और दूसरा कोई केस भी नहीं है ऐसा। हम क्या बात कर रहे हैं कि एक मैग्सेसे अवार्ड विनर ऑफिसर, मैग्सेसे अवार्ड समझते हैं आप? ये अवार्ड उनको मिलता है, या तो जर्नलिस्ट को, एक्टिविस्ट को, कोई ऑफिसर्स को जो कि सिस्टम में रह के जनहित के लिए काम करते हैं और बहुत ज्यादा बड़ा लेवल पे काम करते हैं, तो इनको अवार्ड मिला है। और एक बात और, इस अवार्ड का जो पैसा था वो भी इन्होंने बोल दिया था कि मैं गरीब पेशेंट्स को दान देने वाला हूं। संजीव चतुर्वेदी सर 2002 में सेलेक्ट होते हैं आईएफओएस सर्विसेज में, ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस में आते हैं ये। फॉरेस्ट सर्विस में आने के बाद 2002 में सेलेक्ट होने के बाद ये ट्रेनिंग करके सारे प्रोसीजर के बाद अपने अपने जब पोस्टिंग पाते हैं, उसके बाद से इनकी इनकी सारी स्टोरी कहानी शुरू होती है। जब ये एम्स में थे, एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वहां पे ये थे चीफ विजिलेंट ऑफिसर। अब आप सोचोगे कि सर एम्स तो एक मेडिकल कॉलेज है, वहां पे एक फॉरेस्ट सर्विस का ऑफिसर क्या करेगा? पोस्टिंग होती है, ऑफिसर्स की पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस है। ये क्या है? ये ऑल इंडिया सर्विस है। अब इसमें क्या होता है, जब ये यहां एम्स में होते हैं तो यहां पे 200 केसेस निकालते हैं करप्शन के। इसके बाद क्या होता है, इन्होंने निकाले थे कई बार। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में एक बार हो रहा था डिस्ट्रक्शन, कुरुक्षेत्र में। फिर इसके बाद इन्होंने कहा प्लांटेशन स्कैम हो रहा है झज्जर में। फिर इन्होंने बताया कि कैसे आप लाइसेंस दे रहे हो, कोई लार्ज प्लाईवुड, ये जो बनाने वाली कंपनी, प्लाईवुड माइका जो होता है, लकड़ी वाली कंपनियां, उनको लाइसेंस दे रहे हो, जबकि वो लाइसेंस नहीं देना चाहिए था। फाइट फाइट शुरू हो जाती है। अब इनकी फाइट, ये वो समय था जब मैंने भी तैयारी करते हुए ये न्यूज पढ़ी थी। 2012 में क्या होता है, इन्होंने बोला था कि मुझे कैडर चेंज करना है। ये हरियाणा कैडर में थे। हरियाणा कैडर में इन्होंने बोला कि मुझे 10 साल हो गए काम करते हुए, अब यहां से मेरे साथ समस्या शुरू हो चुकी है, इतनी हार्डशिप, एक्सट्रीम हार्डशिप से मैं झेल रहा हूं, भुगत रहा हूं। नाउ इन्होंने बताया कि रूल्स तो क्या कहते हैं? रूल्स कहते हैं कैडर का ट्रांसफर तब होगा जब या तो आपकी शादी हो गई दूसरे कैडर की एक ऑफिसर के साथ, या फिर कोई बहुत ज्यादा हार्डशिप आ रही हो, एक्सट्रीम हार्डशिप आ रही हो। तो इन्होंने कहा हार्डशिप तो है मेरे साथ। इनके साथ देखिए जरा क्या क्या हुआ। इन्होंने कहा बारह ट्रांसफर हुए मेरे 5 साल में। फिर इन्होंने कहा मेरे ऊपर 2 मेजर पेनल्टी चार्जशीट लगा दी गई है। फिर इन्होंने कहा कि अब आप बात करिए मुझसे कि फॉल्स पुलिस एंड विजिलेंस केसेस मेरे ऊपर, जो विजिलेंस केस होता है, हमारा सतर्कता विभाग जो होता है। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि कैसे मेरा एसीआर को खराब किया जा रहा है। एसीआर क्या होता है? एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, यानी एक ऐसी रिपोर्ट जिसके बेसिस पे किसी ऑफिसर का प्रमोशन किया जाए या नहीं किया जाए। तो एसीआर अगर किसी ऑफिसर की खराब हो गई तो उसका प्रमोशन तय मान लीजिए कि नहीं होने वाला है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि कैसे मुझे स्टेट सरकार भी काम एलोकेट नहीं कर रही है, सेंट्रल सरकार मेरे साथ ऐसे यहां पर सही से बिहेव नहीं कर रही है। अब क्या होता है, अभी हाल में हमने अक्टूबर नवंबर में न्यूज सुनी थी कि 16वें जज आलोक वर्मा सर, उन्होंने रिक्यूज कर लिया है खुद को, वो इनका केस नहीं सुनने वाले हैं। 16वें जज जुडिशरी में जब ये जाते हैं अपना केस लेके, इन्होंने बोला कि सर मेरे साथ देखिए क्या क्या हुआ है। अभी हम आएंगे उस पर ना। ये वो बैचेस हैं जिनके थ्रू हम ऑफिसर्स बनाते हैं। यूपीएससी का प्रारंभ बैच 2028 का, यूपीएससी का प्रारंभ बैच इंग्लिश में और हिंदी में। इन्हीं सारे बैचेस से पढ़ाई करने के बाद ऐसे ही कई सारे और सीनियर ऑफिसर्स और सारे कोई यंग ऑफिसर्स जो जाते हैं सिस्टम में, वो जाके साफ करना चाहते हैं पुराने समय की गंदगी, वो चेंज लाना चाहते हैं ना। ये तो इनकी प्राइसेस हैं, ये तो यहां रिवील्ड है। इसके बाद बात करते हैं सृजन प्रोग्राम की, जो बच्चे अगले साल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, तो उनके लिए प्राइसेस आर रिवील्ड हियर। बैच शुरू हो चुका है, आप एनरोल कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब जगह लिंक लगी हुई होगी, यू कैन चेक। और क्रिसमस ऑफर है ये, यहाँ पे हमने इसका आपके लिए बता दिया है कि साहब ये प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, नॉट फॉर मेंस, ओनली फॉर प्रीलिम्स 2026 के लिए। अब बात करते हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ है।
हमारी जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट चेयर है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट चीफ जस्टिस ऑफिसर्स जस्टिस रंजन गोगोई जी, जस्टिस यू ललित जी, तो ये दोनों जजेस जब सीजेआई थे, उसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे नॉर्मल, तो भी इनका केस सुनने से मना कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने कहा था, संजीव चतुर्वेदी सर ने, कि सीबीआई प्रोब चाहिए, सीबीआई जानकारी चाहिए, सीबीआई यहां पे इसमें देखो, ये इसमें तहकीकात करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नहीं सुनेंगे ये केस। किसके खिलाफ केस करना था, किसके खिलाफ केस सुनना था? भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की सरकार के अगेंस्ट। 2012 की बात है, 2012 यानी कि इनके टेन्योर में, जब ये 2002 में सेलेक्ट हुए थे, उसके बाद से 10 साल में ही इन्होंने हरियाणा में रहते हुए सरकार के खिलाफ बोला कि इस सरकार के खिलाफ जांच होनी चाहिए सीबीआई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं सुन पाएंगे, नहीं करेंगे। भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की सरकार में कई सारे पॉलिटिशियंस, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स, उनके ऊपर इन्होंने बोला कि जांच होनी चाहिए, सीबीआई करे, इसकी इंक्वायरी करे। अब आते हैं 2016 पे, हमारे यू ललित सर, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे, नॉर्मल जज, ठीक है, उसमें सीजीआई नहीं थे ये। नाउ इन्होंने भी रिक्यूज कर दिया था केस सुनने से, मना कर दिया, नहीं सुन पाएंगे। 2018 में शिमला में ट्रायल कोर्ट जज ने भी बोल दिया कि हम इनका केस नहीं सुनेंगे। फिर इसके बाद 2019 में, जो उस समय कैट होता है, कैट अगर किसी को नहीं पता हो तो होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। अगर कोई ऑफिसर का अगर कोई पद उससे छीन लिया जाए, उससे कोई उसकी सर्विस में उसको कोई दिक्कत आ जाए, या उसको कोई और आंच आ जाए, तो उनके लिए होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। यानी ये वो जुडिशरी का वो एक अंग है, वो एक पहलू है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ऑफिसर्स के रहन सहन के लिए, हमारे ऑफिसर सही से काम कर पाए, उसको हम बोलते हैं कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। जब भी आपने सुना होगा कि कोई ऑफिसर जो है कोर्ट गया है, कहीं गया है, तो कोर्ट जाने से पहले अक्सर ही होता है कि सारे ऑफिसर यहां जरूर जाते हैं कैट में, यहां जाके अपनी बात करते हैं कि साहब मेरा डिमोशन हो रहा है, मेरा एसीआर खराब हो गई है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, या मेरे से ये जो पद छीन लिया गया है, ट्रांसफर हो गया, सस्पेंड हो गया, जो भी चीज हो गई। तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये ट्राइब्यूनल ऐसा है जो इनकी बात सुनता है और एक सही न्याय की एक दिशा देता है, ठीक है। कैट के भी जो हमारे कैट के जजेस थे उस समय पे भी, हमारे उनके चेयरमैन रेड्डी साहब, उन्होंने भी रिक्यूज कर दिया था खुद को कि हम नहीं सुनेंगे ये बात। अब और आगे चलते हैं, ये केस यहीं पे खत्म नहीं हो रहा, ये केस में तो आप जरा देखिए, मैंने जब मैंने न्यूज देखी इनकी, और मुझे हमेशा मिला वन ऑफ द फ्यू गुड मैन। एक और ऑफिसर है परवीन कासवान सर, मैं आप उनका नाम यहां पे बता रहा हूं, आप उनको सर्च कर सकते हैं। परवीन कासवान सर, वो भी आईएफओएस ऑफिसर हैं, और बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑफिसर है। परवीन कासवान सर के ही लेवल के ही ऑफिसर हैं। इन्होंने सिस्टम से सीधी फाइट लड़ी। इन्होंने बताया करप्शन मैंने देखा अपनी आंखों से, मैं देख रहा हूं एम्स में रहते हुए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, हर जगह जंगल के प्लाईवुड जहां पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है लकड़ी के लिए, वो कहां लेके जाऊं मैं बात, और अगर मैं ये बात करने निकलूं तो मैं कैसे करूं। अब इसके अलावा इन्होंने बोला कि कैसे कैसे जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे इनका एडमिशन हो रहा है कोई प्राइवेट सेक्टर के लोगों का। इन्होंने कहा अगर मेरिट पे है तो ठीक है। इन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं यूपीएससी ने जो चयन किया है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे लेटरल एंट्री के द्वारा कुछ बड़े सीनियर अधिकारियों का, जो प्राइवेट सेक्टर में रहे होंगे, मान के चलते हैं कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, मान के चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ कोई और हमारी डिफेंस में, कोई और जगह से, जहां पे हमारी मिनिस्ट्री ने क्या किया कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसर्स को रिक्रूट किया था कि क्योंकि आपको स्पेशल नॉलेज है, आप स्पेशलिस्ट हो, तो आप एक काम कीजिए, आपको डिफेंस समझ में आता है, आपको फाइनेंस समझ में आता है, आपको कॉमर्स समझ में आता है, तो आप एक काम कीजिए, आप सीधे आ जाइए JS 123 लेवल पे। JS 123 मतलब जॉइंट सेक्रेटरी, JS, तो इसमें 1, 2 और 3 लेवल पे ऐसे ऐसे रैंक्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे सर ने बोला था कि ये चीज को मैं चैलेंज करता हूं, कोर्ट ने नहीं सुनी, बात खत्म हो गई। इसके बाद रिपोर्ट में यह भी था कि टोटल रिक्यूजल्स अभी तक जो हुए हैं, ये बात थी 2025 के फरवरी तक, 2025 के फरवरी तक, 2025 फरवरी तब तक टोटल कितने 13 जजेस ने मना कर दिया था इनके केस सुनने से। इनका केस नहीं सुना जा रहा है, जजेस कह रहे हैं हम नहीं सुन पाएंगे। रिक्यूज करना होता है कि हम जजेस जो है वो बोल दें कि साहब ये केस जो है हम नहीं सुन सकते। अब यहां पे रिक्यूजल, जब जजेस की हम बात करते हैं, रिक्यूजल के ग्राउंड जजेस दे ना दे वो उनके ऊपर होता है, पर रिक्यूजल तब ही माना जाता है जब जजेस ने ऑलरेडी उस पार्टी के लिए कहीं पहले से काम किया हो एज अ वकील, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा हो, तो जजेस कहते हैं कि भैया हम इस केस को नहीं सुन सकते क्योंकि इसमें हमारा बायस आ जाएगा। लेकिन यहां पे जजेस ने जो रिक्यूजल दिया है उसमें इन्होंने कोई भी रीजन नहीं दिया कि हम क्यों इनका केस नहीं सुनेंगे, कि क्यों इनका केस नहीं सुना जा रहा है। नाउ कौन कौन, देखिए जरा, 2 सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजेस, इसके बाद हमारे 2 उत्तराखंड हाई कोर्ट के जजेस, फिर कैट के खुद चेयरमैन, फिर शिमला ट्रायल कोर्ट के जजेस, फिर इसमें और यहां पे 7 कैट जजेस फ्रॉम इलाहाबाद एंड दिल्ली। इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं सुन पाएंगे इनका केस। आप जरा नंबर ऑफ जजेस देखिए जरा कैसे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस हो गए,
उत्तराखंड हाईकोर्ट के 2 जजेस हो गए, कैट के चेयरमैन हो गए, इसके बाद शिमला ट्रायल कोर्ट के हमारे 1 जज हो गए, फिर 7 जजेस हो गए कैट से और इलाहाबाद और दिल्ली से। तो ये लोगों ने इनका केस सुनने से मना कर दिया कि हम नहीं सुन पा रहे। वन ऑफ द फ्यू गुड मेन, अच्छा काम करने का इनको ये पनिशमेंट मिला है या रिवॉर्ड मिला है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अब आगे चलते हैं इनका कि केस हुआ कैसे, क्या हुआ क्या। एक केस जो काफी ज्यादा फेमस हो गया था वो हुआ यह था कि जब इन्होंने ट्रांसफर के लिए बोला था, ट्रांसफर, और इनको ट्रांसफर चाहिए था हरियाणा से इनको शिफ्ट होना था उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तराखंड ठीक है, आज ये उत्तराखंड में है ना। अब जो ये ट्रांसफर होना था इनका, तो ट्रांसफर कैसे होता है, एक सरकार इनको रिलीव करे, अगली सरकार इनको एब्जॉर्ब करे। इसके लिए चाहिए होता है एनओसी, एनओसी, और एनओसी भी दिया इन्होंने, ढूंढ के लाके दिया। अब जो हमारे देश की सेंट्रल कमेटी होती है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी, एसीसी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, हमारे देश की केंद्र सरकार की एक कमेटी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं और भी बड़े सीनियर मिनिस्टर होते हैं, ये लोग तय करते हैं कौन सा ऑफिसर को कहां कहां ट्रांसफर देना है, कौन सा कहां करना है, किसी बड़े ऑफिसर को उठा के सीनियर सेक्रेटरी बनाना है। तो ये सारे जो 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 ऐसे बड़े बड़े अपॉइंटमेंट होते हैं वो करती कौन है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। अब इस कमेटी के ऑर्डर में यह था कि आपको लेके आना है एनओसी, कहां से, हरियाणा से और यूके से, यानी उत्तराखंड से, कि दोनों सरकारें आपको एक एक रिलीव करने में, एक एब्जॉर्ब करने में आपको भैया समर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ इन्होंने बोला एक क्रिमिनल डेफेमेशन केस हुआ है, किसके खिलाफ, एसीजेएम कोर्ट में। यहां पे ये जाते हैं नैनीताल में, यानी अब ये क्या होता है, एसीजेएम कोर्ट होता है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इस कोर्ट में जाते हैं नैनीताल में, और इन्होंने बोला कि जो कैट के जज थे मनीष गर्ग जी, मनीष गर्ग जी ने, जो कैट के जज थे, उन्होंने बहुत ही बदजबानी करी थी। उन्होंने हाईली डेफेमेटरी रिमार्क्स लिख दिए थे, बोल दिए थे, हाईली डेफेमेटरी। अगर किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई जज, कोई ट्राइब्यूनल का कोई और जज अगर कुछ भी ऐसा गलत सलत बोल दे, वो एसीआर में शामिल हो जाता है, वो एसीआर में आ जाएगा। और एसीआर में अगर आ गया, दैट मींस आपका प्रमोशन, आपका ट्रांसफर, आपका सब कुछ, अब आगे फ्यूचर अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। तो ये गए थे एसीजेएम कोर्ट में नैनीताल में, जहां इन्होंने बोला कि जो एक कैट के जो हमारे जज है मनीष गर्ग जी, इन्होंने काफी ज्यादा बदजबानी करी है और मेरे जो है करियर दाग लग गया। ना इसके बाद इन्होंने ओपन कोर्ट में इन्होंने कहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ था 2023 में, तब हम यहां पे पीडब्ल्यू ओनली इसमें हम यहां पढ़ा रहे थे, ये उस समय ये केस हुआ है। उसके बाद इन्होंने कहा कि कैसे कैसे मुझे ओन सर्विस डॉक्यूमेंट, जो मुझे सर्विस डॉक्यूमेंट जो मैं लेके आ रहा हूं, मंगा रहा हूं, उसको ही लाके देने में मेरे ऊपर लगा दिया गया केस, कि मैंने लाके दे रहा हूं, लेकिन जज साहब जो है पूरी बात नहीं सुन रहे। इसके अगले ही साल क्या होता है, 2024 में, दूसरी बेंच ऑफ नैनीताल कैट, इन्होंने अपने आप से इनिशिएट कर दिया एक सुओ मोटू क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस। एक नैनीताल में एक हमारी कैट ट्राइब्यूनल की एक बेंच, इसने बोला कि हम सुओ मोटू अपने हिसाब अपने से ही स्वतंत्र खुद ही एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस लगा रहे हैं इन ऑफिसर के खिलाफ। क्या केस, फॉर फाइलिंग दिस डेफेमेशन केस, क्या आपने डेफेमेशन केस ही क्यों फाइल किया है। अब इसके बाद इसी साल फरवरी में फिर क्या होता है, अनदर बेंच ऑफ नैनीताल कैट, जिसमें कौन कौन थे, हरविंदर ओबरॉय जी और इसके बाद बी आनंद जी। इन्होंने रिक्यूज कर दिया खुद को कि हम नहीं सुनेंगे। टोटल हो गया जजेस का 13। इसके बाद इन्होंने कहा कि हम ये केस नहीं सुनेंगे। अप्रैल में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एसीजेएम, इन्होंने बोल दिया नैनीताल, नेहा कुशवाहा जी ने बोला कि हम भी नहीं सुनेंगे इनका केस, नहीं सुन सकते। इसके बाद चतुर्वेदी जी के जो वकील हैं, उनका जरा आप बयान देखिए क्या 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 बोलते हैं वो, कि जो रिपीटेड रिक्यूजल हुआ है ये क्या है, ये डिनायल ऑफ जस्टिस है, ये आप जस्टिस देने से मना कर दे रहे हो। कैसे, एक मेरा जो क्लाइंट है उसके कुछ संवैधानिक अधिकार है, द राइट टू जस्टिस, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, कि मेरे फंडामेंटल राइट का या मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो मैं जा सकता हूं जुडिशरी के पास न्याय मांगने। अब यहां पे जजेस जब भी रिक्यूज करते हैं वो बताते हैं व्हेन दे हैव प्रीवियसली, या तो उन्होंने उस या तो उन्होंने उस मुजरिम आरोपी जो भी है वो उसको कोई रिप्रेजेंट किया हो जज ने एज ए वकील, या फिर कोई फाइनेंशियल एसोसिएशन हो रखा हो, कोई पैसे का लेन देन कुछ पुराना निकला आया हो, तो इसलिए जज कहते हैं भाई मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन यहां पे क्या है, एनी अदर नॉन रीजन रिक्यूजल जो हो रहा है वो क्या है, वो इम्प्रोप्राइटी है एंड बिट्रेयल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, कि जो इन्होंने शपथ ली है ऑफिस की वो ये जजेस जो है पूरी नहीं करवा पा रहे। अब क्या होता है इसके बाद, फाइनली जब इतनी सारी लड़ाई के बाद, अब जाके इस साल अक्टूबर में उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, तो ये कहते हैं कि लाइए मेरे सामने सारे केसेस को लाइए, क्योंकि इनकी बात में दम है। इन्होंने बोला कि हां, जस्टिस जी नरेंद्र जी, इन्होंने बोला कि सारे जितने भी केसेस जो चल रहे हैं हमारे इनके ऑफिसर के, वो केसेस मेरे सामने आ जाए, और ये सारे केसेस को जो है मैं अपने सामने लूंगा ताकि ये डेडलॉक बंद हो जाए। अब 16वें जज के रिक्यूजल के बाद तब जाके उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस बोल रहे हैं कि लाओ देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसमें।
और क्या है, कहां कहां दिक्कत आ रही है। और ये हम बात किसके लिए कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एक विसल ब्लोअर की बात कर रहे हैं। विसल ब्लोअर समझ में आता है किसी को, जो करप्शन को उजागर करता है, जो सीटी बजा के, मतलब इसका इसका असल लिटरल मीनिंग आता है सीटी बजाना। लेकिन सीटी बजाना किस चीज के लिए, कोई बड़ी आपराधिक घटना को उजागर करने के लिए। तो अब इन्होंने बोला, उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने, कि हम सारे केस अपने सामने सुनेंगे। हम बात कर रहे हैं उस ऑफिसर की जिन्होंने अपना सारा पैसा जो इन्होंने जीता था एज ए अवार्ड, जो हमारा रेमोन मैग्सेसे अवार्ड, उस अवार्ड का सारा अवार्ड मनी इन्होंने पुअर पेशेंट को दान में दिया है। हम नहीं कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है कि ऑफिसर साहब बिल्कुल सच हैं, बिल्कुल साफ हैं, लेकिन हम कह रहे हैं अगर 16 जजेस अगर अपनी बात से पीछे हट रहे हैं, रिक्यूज कर रहे हैं, देन दिस इज ए प्रॉब्लम। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ एथिक्स, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ हमारे इंडियन पॉलिटी। तो हमें यहां पे इसकी बात करनी है। इसके साथ ही इस केस में आगे और जो भी होगा हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, स्टे शार्प, ऑल द बेस्ट।